Hello students, in today's lecture on nuclei for class 12, we shall start our this new chapter, chapter 13, nuclei. Already we discussed what is an atom, various models related to structure of atom. We also discussed, in this series we discussed Thomson model, Rutherford nuclear model, and then Niels Bohr model. Now we are able to say something about the structure of atom. Atom, as per Thomson, Rutherford, and Niels Bohr model, we can say that atom is nothing but a spherical entity whose whole mass or entire positive charge is concentrated in a small spherical volume known as nucleus, around which electrons revolve continuously in a circular path like the revolution of planets around sun. Now our interest is about knowing the structure of this nucleus. Does the nucleus have a structure just as an atom? What are the constituents of the nucleus? Number 3, how are nucleons held together? ये 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या न्यूक्लियस का एटम के समान स्ट्रक्चर है, और यदि है तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं. और ये जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपस में किस फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं, किस एनर्जी की हमें जरूरत होती है न्यूक्लियंस को बांधे रखने के लिए. सो इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में. इन एवरी एटम द पॉजिटिव चार्ज, ऑल ऑफ यू नो दैट इन एवरी एटम द पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर डेंसली कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. ये बात एटम के जो हमने मॉडल्स पढ़े थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और बोर्स मॉडल, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो डेंसली कंसंट्रेटेड होता है. कहां पर? एट सेंटर ऑफ द एटम, फॉर्मिंग इट्स न्यूक्लियस, जो इसके न्यूक्लियस को बनाता है. द डायमेंशन ऑफ ए न्यूक्लियस आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ एन एटम. जो डायमेंशंस है न्यूक्लियस की वो एटम के डायमेंशंस की कंपैरिजन में काफी छोटी है. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यदि हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस का रेडियस है, इट वाज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम बाय ए फैक्टर ऑफ अबाउट 10 raised to the power 14 to 10 raised to the power 15. All of you know that the radius of this nuclei is 10 raised to the power minus 15 meter, which is also known as 1 Fermi or femtometer, whereas the radius of this atom is 10 raised to the power minus 10 meter, right? So there is a difference of 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 5 approximately between the size of nucleus and the size of atom. It means it is very clear that the volume of the nucleus is about 10 raised to the power 12 times. How many times? 10 raised to the power plus 12 times. 10 raised to the power 12 times the volume of the atom. जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है 10 raised to the power 12 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ एटम का. इन अदर वर्ड्स, यस, यदि हम यहाँ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो माइनस आएगा, बिल्कुल ठीक बात है. 10 raised to the power minus 12 times the volume of the atom. इन अदर वर्ड्स, एन एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. रदरफोर्ड मॉडल ये कहता है कि जो एटम का ज्यादातर भाग है वो कैसा है? एम्प्टी है. क्योंकि जब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर रहे थे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे जो बहुत ही कम एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हो रहे थे. तो बहुत सारा स्पेस जो है एटम के अंदर वो कैसा है? एम्प्टी है. इफ एन एटम इज एनलार्ज टू द साइज ऑफ ए क्लासरूम, यदि हम क्लासरूम को एक एटम के जैसे मान लें, यदि हम क्लासरूम को एटम कंसीडर करते हैं तो न्यूक्लियस जो होगा वो पिन हेड के जैसे होगा, साइज ऑफ पिन हेड.
जो पिन हेड है, जो ऑल पिन का जो पिन का हेड है उसके साइज का न्यूक्लियस होगा। यदि हम पूरे क्लासरूम को यदि हम एक एटम माने, लेकिन देखिए नेवरदलेस द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम, जबकि न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट ऑफ द मास होता है, लगभग 99.9% ऑफ द मास ऑफ एन एटम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर भी हम कहते हैं कि न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा भाग जो है एम्प्टी है। न्यूक्लियस का जो एटम का बहुत बड़ा भाग जो है एम्प्टी है, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज पेन हेड के जैसा है। पिन हेड के जैसा कह रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है लगभग 99.9% मास ऑफ द एटम कंटेन करता है। लगभग पूरा की पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर कंसेंट्रेटेड होता है। तो अब हमारे पास जो मैंने 3 क्वेश्चंस पहले बताए थे वही अराइज होते हैं। डज द न्यूक्लियस हैव ए स्ट्रक्चर जस्ट एज एन एटम? क्या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है जैसा कि एटम का है? ये हमें जानना होगा। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस? और न्यूक्लियस किन किन से मिलकर के बना है ये भी हमें देखना होगा। एंड हाउ आर न्यूक्लियंस हेल्ड टुगेदर? और ये न्यूक्लियंस कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं ये हमें जानना होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें न्यूक्लियस की डेफिनेशन के बारे में जानना होगा। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज नथिंग बट ए पॉजिटिवली चार्ज रीजन ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियस की यदि मैं बात करूं, न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियस इज नथिंग बट न्यूक्लियस इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड region, positively charged region of an atom, किसी एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है इज नोन एज न्यूक्लियस। इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। नंबर 2, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो जितने भी होंगे न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन वी कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस द नंबर ऑफ ए प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस इज नॉन एज, क्या कहलाता है? वो जो प्रोटॉन की संख्या है न्यूक्लियस के अंदर वो कहलाता है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम एक एलिमेंट का सिंबल लेते हैं, ये एक्स एक एलिमेंट है। एक्स क्या है? एक एलिमेंट है। एक्स को मैं लिख सकता हूं सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो इस एलिमेंट में यहां पर ए और यहां पर जेड लिखें तो ये जो ए है, ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा मास नंबर। ए मास नंबर कहलाता है। ए क्या कहलाता है? मास नंबर। और ये मास नंबर जो है बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है टोटल, उसे हम मास नंबर कहते हैं। और यहां पर जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर कहेंगे इसे। और इसे ही हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आप जानते हैं। तो ये एक सिंबल है। यहाँ पर ए के बारे में आप जानिए। ए क्या है? मास नंबर। जेड क्या है? प्रोटॉन नंबर। इसको कई जगह ऐसे भी लिखा गया है, ए को इधर लिख दिया जाता है, जेड को इधर लिखा जाता है। इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान रखिए कि ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। जेड क्या है? प्रोटॉन का नंबर है, और एन क्या है? न्यूट्रॉन का नंबर है। और जो भाई जैसे इंडिया में रहने वाले लोग इंडियंस कहलाते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन कहलाते हैं, आईआईटी में पढ़ने वाले लोग आईआईटीएन कहलाते हैं, है या नहीं? एनआईटी में पढ़ने वाले लोग एनआईटीएन कहलाते हैं। सिमिलरली
केवी में पढ़ने वाले लोग केवीएन कहलाते हैं, वैसे ही जेएनबी में पढ़ने वाले लोग जेएनबीएन कहलाते हैं। तो सिमिलरली जो जहाँ का रहने वाला है उसी नाम से जाना जाता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, ध्यान रखिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन रह रहा है? प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नॉन एज, क्या कहलाते हैं ये? आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एज पर लेटेस्ट थ्योरी, यदि हम लेटेस्ट थ्योरी की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एज पर लेटेस्ट थ्योरी, देखिए अभी तक जो भी हम रिसर्च प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको बेस पार्टिकल मान करके करते हैं, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी जो है वो ये कहता है, एज पर लेटेस्ट थ्योरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड ऑफ प्रोटॉन एंड protons and neutrons are made of elementary particles। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बेसिक पार्टिकल्स नहीं है, ये भी किसी और से मिलकर के बने हैं। लेटेस्ट थ्योरी ऐसा कहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज, जैसे कि क्वार्क है, क्वार्क से मिलकर के बने हैं, या फिर कहें ग्लूऑन्स कह सकते हैं इनको, ठीक है। क्वार्क और ग्लूऑन से मिलकर के बने हैं, कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी। अब जो क्वार्क हैं उन पर फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्वार्क जो होते हैं, क्वार्क्स आर सपोज टू have or possess fractional इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किनके ऊपर? क्वार्क्स के ऊपर। अब देखिए जरा, क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं ये भी जान लें। क्वार्क एक होता है अप, जिसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है डाउन, जिसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है चार्म, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है स्ट्रेंज, जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? S से। एक होता है टॉप, जिसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक होता है बॉटम, जिसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब क्वार्क्स कहलाते हैं। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, याद रखिएगा। यदि हम चार्ज की बात करें तो अप के पास जो फ्रैक्शनल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 होता है, प्लस 2/3। और डाउन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का 1/3, -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली चार्म के पास जो चार्ज होता है प्लस 2/3 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। स्ट्रेंज के पास जो चार्ज होता है वो -1/3 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। सिमिलरली यदि हम टॉप की बात करें तो टॉप के पास जो चार्ज होता है वो 2/3 होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। और बॉटम के पास जो चार्ज होता है -1/3 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ये आपको पता होना चाहिए। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, इनको ध्यान रखिएगा। अप जिसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाउन जिसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्म जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेंज जिसे S से रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉप जिसे T से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बॉटम जिसे B से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इनके फ्रैक्शनल चार्जेज की वैल्यू है। यदि हम इनके एंटी पार्टिकल्स की बात करें, यदि हम एंटी क्वार्क की बात करें, ये तो हो गए क्वार्क, ये क्या हो गए? क्वार्क। यदि हम एंटी क्वार्क की बात करें तो एंटी क्वार्क की भी हम बात कर लें। एंटी क्वार्क, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन है। वैसे ही क्वार्क का
एंटी क्वार्क होता है, एंटी पार्टिकल। तो अप के लिए जो एंटी पार्टिकल होगा यू बार होगा, डाउन के लिए जो एंटी पार्टिकल होगा डी बार होगा, चार्म के लिए जो एंटी पार्टिकल होगा वो सी बार होगा, स्ट्रेंज के लिए जो एंटी पार्टिकल होगा वो एस बार होगा, टॉप के लिए जो एंटी पार्टिकल होगा वो टी बार होगा, और बॉटम के लिए जो एंटी पार्टिकल होगा वो बी बार होगा। ठीक है। जो अप का ये अप क्वार्क का जो एंटी पार्टिकल है उसका, अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो वैसे ही अप का चार्ज यदि +2/3e है तो इसके एंटी पार्टिकल u बार का जो चार्ज होगा -2/3e हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। वैसे ही डाउन का एंटी पार्टिकल डी बार का जो चार्ज होगा वो +1/3e होगा, या माइनस है डाउन का तो डी बार का प्लस हो जाएगा। ऐसे ही सी का एंटी पार्टिकल सी बार है तो इसका चार्ज -2/3 होगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। स्ट्रेंज का माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एंटी पार्टिकल का। इस तरीके से टॉप का टी का चार्ज है +2/3e तो एंटी पार्टिकल का हो जाएगा टी बार का हो जाएगा -2/3e। सिमिलरली बॉटम का एंटी पार्टिकल -1/3e है तो इसका हो जाएगा +1/3e, ये हो जाएगा। तो ये सब एंटी पार्टिकल्स हैं, एंटी क्वार्क जिन्हें हम कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी इनसे मिलकर के बने हैं। यदि हम एक प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की यदि मैं बात करूं, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जिसको P से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये प्रोटॉन एक डाउन और दो अप से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन एक डाउन और दो अप से मिलकर के बना होता है, क्योंकि देखिए डाउन का होता है -1/3e चार्ज और अप का होता है +2/3e चार्ज, और ये भी अप है तो +2/3e चार्ज। तो अप का टोटल चार्ज दो अप है तो कितना हो गया 4/3, और एक डाउन है तो -1/3, 4/3 -1/3 कितना आ गया 3/3, और +1 आ जाएगा आंसर। क्या आएगा +1, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है तो एक डाउन और दो अप से मिलकर के बना है। वैसे ही जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका चार्ज आप 0 लेते हैं, 0 होता है, न्यूट्रल होते हैं ये एक अप और दो डाउन से मिलकर के बने हैं। न्यूट्रॉन जो है एक अप और दो डाउन से मिलकर के बना है। अप का चार्ज +2/3e, डाउन का चार्ज -1/3e, और इस दूसरे वाले डाउन का चार्ज भी -1/3e। तो डाउन का दो डाउन है तो टोटल चार्ज हो गया -2/3e, और अप का टोटल है +2/3e। तो जो टोटल चार्ज आएगा +2/3 -2/3 क्या आ जाएगा 0। तो न्यूट्रॉन किससे मिलकर के बना है, एक अप और दो डाउन से मिलकर के बना है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ प्रोटॉन की यदि मैं बात करूं, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट, या इसे लिखा जाता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट को सिंपली यू से भी लिखा जाता है। ठीक है। वैसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको ध्यान रखना होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर कहें 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट, यू से भी लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या फिर लिखें 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट को यू से भी लिखा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो इसे भी जान लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है AMU, या फिर लिखते हैं सिंपली U से। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है
atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of carbon 12 atom, कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट, 1/12 हिस्सा, 1/12वां हिस्सा किसके मास का? कार्बन 12 एटम के मास का 1/12वां हिस्सा कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। यदि हम कार्बन 12 एटम के मास की बात करें, सिंस मास ऑफ कार्बन 12 ऐसे लिखो, या फिर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 6C12, ठीक है। मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज, किलोग्राम में इसका मास होता है कार्बन 12 एटम का 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ये कार्बन 12 एटम का मास है किलोग्राम के अंदर, ठीक है। इसलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा, देयरफॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आप 1U भी लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 1/12 किसका? मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम के मास का 1/12वां हिस्सा। और कार्बन 12 एटम का जो मास है वो अभी अभी हमने जाना कितना था, 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg, किलोग्राम। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू होता है किलोग्राम के अंदर, वो कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये एटॉमिक मास यूनिट आखिर में मेजर किससे किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास कह सकते हैं हम, एटॉमिक मास कैन बी मेजर्ड, करेक्टली मेजर किया जा सकता है विद ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। किससे मेजर किया जाता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम कार्बन 12 एटम के एटॉमिक मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। या कोई भी हो, एटॉमिक मास को यदि आपको मेजर करना है तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प ले सकते हैं। और देखिए, एटॉमिक मास यूनिट 1U, इसे हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। ये एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C², जहां C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C², या सिंपली हम 931 भी लिख देते हैं इसे। तो ये बात भी एक आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखनी होगी। तो ये जो है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है न्यूक्लियस के बारे में। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है एटम का, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, X एक एलिमेंट है, सिंबल है एलिमेंट का, A यहाँ पर मास नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। ए मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर का सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इज नोन एज मास नंबर। इसे ए को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास भी इसे हम कहते हैं। Protons and neutrons in a nucleus are collectively known as nucleons। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियंस के नाम से जानते हैं। लेटेस्ट थ्योरी ये कहता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क या ग्लूऑन से मिलकर के बने हैं, क्वार्क और ग्लूऑन से मिलकर के बने हैं। क्वार्क जो है उनके पास फ्रैक्शनल चार्ज होता है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये 6 टाइप के क्वार्क हमने पढ़े।
अप डाउन चार्म स्ट्रेंथ टॉप बॉटम। अप को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाउन को D से, चार्म को C से, स्ट्रेंथ को S से, टॉप को T से, बॉटम को V से। अप का चार्ज होता है +2/3E, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का +2/3 टाइम्स होता है। डाउन का चार्ज होता है -1/3E। चार्म का चार्ज होता है +2/3E। स्ट्रेंथ का चार्ज होता है -1/3E। टॉप का चार्ज होता है +2/3E। बॉटम का चार्ज होता है -1/3E। वैसे ही एंटी क्वार्क की यदि हम बात करें, इनके जो एंटी पार्टिकल हैं क्वार्क के, वो एंटी क्वार्क कहलाते हैं। U बार, जिसका चार्ज U का अपोजिट पोलरिटी का हो जाएगा -2/3। D का D बार हो जाएगा +1/3। C का C बार हो जाएगा -2/3। स्ट्रेंज S का S बार हो जाएगा +1/3। और टॉप T का T बार हो जाएगा -2/3। और बॉटम B का B बार हो जाएगा +1/3E। प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन से मिलकर के बना है, जबकि न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप से मिलकर के बना है। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, तो ये 2 अप और 1 डाउन से मिलकर के बना है। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, तो ये 2 डाउन और 1 अप से मिलकर के बना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एटॉमिक मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन की यदि हम बात करें तो 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट होता है। यहाँ एटॉमिक मास यूनिट को AMU लिखने के बजाय U से लिखा जा सकता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन आप जानते हैं सबसे ज्यादा हैवी होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का 1.00866 AMU। और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्के होते हैं 0.00055 AMU। इस तरीके से इनको याद रखना है आपको। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में देखिए 1.007 है, 727, और ये 866 आ रहा है, बस इतना अंतर है, 1.00866। और इलेक्ट्रॉन का 0.000 आ रहा है, 20 नहीं है, 00055 AMU। एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है। और कार्बन 12 एटम का जो मास होता है किलोग्राम में 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 U का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आता है। इसके अलावा एटॉमिक मास को हम मेजर कर सकते हैं करेक्टली मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। एटॉमिक मास यूनिट का जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² में वैल्यू होता है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² होता है, जिसे हम नॉर्मली कैलकुलेशंस के लिए 931 भी लेकर के चलते हैं। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की साइज आखिर में हम जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो किस पर डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये है हमारा एटम, ये एटम है, ये एटम, और एटम के अंदर ये है न्यूक्लियस। ये कौन है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। यदि मैं मानता हूं कि जो न्यूक्लियर साइज है, न्यूक्लियर साइज जो है यानी वॉल्यूम जो है, यदि इसकी रेडियस कैपिटल R मान लूं मैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो इसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मास नंबर के। तो द न्यूक्लियर साइज, यहाँ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, the size of nucleus is found size of nucleus is found to vary। कैसे वेरी करता है? लीनियरली, टू वेरी लीनियरली, लीनियरली वेरी करता है किसके साथ? मास नंबर के साथ, विद मास नंबर, मास नंबर, जिसे आप A से रिप्रेजेंट करते हैं। The size of nucleus is found to vary linearly, linearly वेरी करता है मास नंबर के साथ। since nucleus is spherical, कैसा होता है? spherical कंसीडर कर लेते हैं हम, न्यूक्लियस spherical है, nucleus is spherical and let
capital R with the radius of the nucleus. कैपिटल आर रेडियस है न्यूक्लियस का, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के, लीनियर वेरिएशन है इसलिए। और यदि मैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो 4/3 स्फेरिकल है, इसलिए ये वॉल्यूम होगा, रेडियस आर है तो, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। और यहां से यदि मैं निकालूं आर क्यूब तो ये लिखा जा सकता है 3a/4 ये लिखा जा सकता है। और यहां से हम लिख सकते हैं R3 इज ए कांस्टेंट, 4 इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। आर क्यूब a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि a के अलावा 3, 4 और पाई ये तो कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है 3, 4 और पाई ये तो कांस्टेंट हो गए, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में आ गए। तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया a के, या फिर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया a⁻1/3 के। ये रिलेशन आया, यानी मास नंबर के साथ लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R0 a⁻1/3। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया निकल के, R = R0 a⁻1/3, जो कि आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम CBSE में पूछी गई है। अब यहाँ पर जो R0 है, R0 क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम एम्पेरिकल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, वेयर, यहाँ लिख सकते हैं वेयर R0 इज एन एम्पेरिकल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? एम्पेरिकल कांस्टेंट है, एम्पेरिकल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। और आप जानते हैं 15 मीटर को क्या लिख सकते हैं? फेम्टोमीटर, या फिर फर्मी कहते हैं। 1.2 फेम्टोमीटर कह सकते हैं या 1.2 फर्मी कह सकते हैं। ये R0 की वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा। 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, या फिर हम कहेंगे 1.2 फर्मी, ठीक है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो डिपेंड करेगा उसके मास नंबर पर, मास नंबर पर डिपेंड करेगा। अब मास नंबर जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रेडियस भी न्यूक्लियस का चेंज होगा। बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी की यानी न्यूक्लियस की डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियर डेंसिटी, क्या डेंसिटी भी मास नंबर पर डिपेंड करती है? ये जानना चाहेंगे। न्यूक्लियर डेंसिटी को हम रेयो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी। अब डेंसिटी हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। सो द मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी की डेफिनेशन आप सब जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। लेकिन यदि हम कहें कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस, mass per unit volume of a nucleus is called nuclear density। क्या कहलाता है? nuclear density कहलाता है। mass per unit volume of a nucleus is called nuclear density। तो nuclear density रो से रिप्रेजेंट किया, बराबर हो जाएगा न्यूक्लियर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, न्यूक्लियर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर मास की मैं बात करूं तो मास नंबर है A और ये स्मॉल m, ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मास। जो मास है स्मॉल m को यदि मास को मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यदि मास स्मॉल m को मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मास। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मास, ठीक है, न्यूक्लियर मास हम इसे कहते हैं। और वॉल्यूम आप जानते हो, यदि हम न्यूक्लियस, ऐसा ही एक न्यूक्लियस लें, ये न्यूक्लियस है और ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, इसका मास m है और मास नंबर यदि इसका कैपिटल A है तो उस केस में न्यूक्लियर मास का m × A हो जाएगा।
और रेडियस आर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा स्फेरिकल है, इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब। इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, r0 a⁻⁴ होल क्यूब लिखा जा सकता है। भाई आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई है, और आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था न्यूक्लियर साइज में, तो आर की जगह ये लिखा, और क्यूब है तो इसलिए क्यूब लगा दिया। इसको सॉल्व करें तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3ma अपॉन 4 पाई r0 क्यूब हो जाएगा, और a की पावर 1/3 और होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो रो इज इक्वल टू 3ma अपॉन 4 पाई r0 क्यूब, और ये a की पावर 1/3 होल क्यूब, ये a हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाना है, और a से a जब कैंसिल हो जाएगा तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या आ रही है देखिए जरा, 4 पाई r0 क्यूब। देयर इज नो टर्म लाइक मास नंबर, मास नंबर जैसा टर्म यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उस पर न्यूक्लियस की डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। दैट इज, हम कह सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता है कौन, न्यूक्लियस की डेंसिटी साइज ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता। साइज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है इट मीन्स, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इट मीन्स इट डज नॉट, इट मीन्स ये न्यूक्लियर डेंसिटी इट डज नॉट डिपेंड, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, इसका मतलब ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो ये बात हो गई न्यूक्लियर डेंसिटी की। सो न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, तो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो है डिफरेंट मास नंबर के, उनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो सेम होगी। यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है। आगे अब हम बात करते हैं एक नई टर्म, आइसोटॉप। जानते होंगे आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है बहुत। आइसोटॉप कौन होते हैं, वे एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर यानी जेड, ये जेड। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी ए का वैल्यू डिफरेंट होता है और जेड का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं 1H1 हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं, 1H2 1H3 ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। इसमें जेड की वैल्यू सेम है लेकिन ए की वैल्यू अलग अलग है, ए की वैल्यू अलग अलग होगी। एंड ऑल्सो आप देखिए जो न्यूट्रॉन का नंबर होगा वो भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जेड सेम होगा, ए डिफरेंट होगा, ए क्या होगा, डिफरेंट होगा, और एन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है आइसोबार्स। ठीक है, ये थे आइसोटॉप्स। आइसोबार्स की बात करें तो आइसोबार जैसा नाम से पता चल रहा है, टॉप पै की साउंड आ रही है। आइसोटॉप, पे मतलब प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम होता है, उसे आइसोटॉप कहते हैं। आइसोबार, बार मतलब भार, ऐसे आप याद रख सकते हो, बार मतलब भार। ठीक है, तो जिसका मास नंबर क्या हो, सेम हो, जिसका मास नंबर सेम हो, ए सेम हो, मास नंबर, ये क्या है, मास नंबर, और
मास नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, जिसका ए सेम है लेकिन जेड डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो 6C14 और इसका आइसोबार हो जाएगा N14, ये लीजिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ये वाला 1H3 और इसका आइसोबार हो जाएगा 2He3। ठीक है, ये आइसोबार का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा है आइसोटोन। आइसोटोन किसकी ध्वनि आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, ने। आइसोटोन ने, ने मतलब न्यूट्रॉन जिसमें सेम होता है, जिसमें न्यूट्रॉन सेम होता है। ठीक है, सेम न्यूट्रॉन होता है लेकिन एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी एन का वैल्यू सेम होता है, न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू डिफरेंट होता है और न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, उन्हें हम आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, आइसोटोन। तो जिसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है उन्हें हम आइसोटोन कहते हैं, एन का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर जैसे कि आप ले सकते हैं आइसोटोन में, एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन है 37 और 17, और इसका आइसोटोन आप ले सकते हो पोटेशियम 39 19। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन नंबर सेम है दोनों में, न्यूट्रॉन नंबर सेम है 20 20 है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मरकरी, मरकरी का एग्जाम्पल ले सकते हो 198 और 80 होता है इसका जेड, और इसका आइसोटोन हो जाएगा प्लूटोनियम, और इसका हो गया 79 और ये होता है 197। तो ये आइसोटोन्स हैं, ये क्या है, आइसोटोन्स होते हैं। एक फोर्थ कैटेगरी और होती है जिनको हम आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। आइसोमर कैटेगरी भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब क्या है, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। ए का वैल्यू ए सेम होता है और जेड भी सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, लेकिन अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में होते हैं। ठीक है, जिनमें ए और जेड दोनों सेम होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी स्टेट्स अलग अलग होती है, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं ए न्यूक्लियस इन ए ग्राउंड स्टेट एंड द आइडेंटिकल न्यूक्लियस इन मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट्स। ए न्यूक्लियस in ground state, a nucleus in ground state and the identical nucleus, वही न्यूक्लियस यदि कहाँ हो, identical nucleus and identical nucleus in metastable excited states। ठीक है, मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट और जो ग्राउंड स्टेट में, मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में जो न्यूक्लियस होते हैं आइडेंटिकल न्यूक्लियस, वो क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने इस लेक्चर में आपसे बात की। मैंने आज आपको इस लेक्चर में बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बताया। न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का एटॉमिक कोई एलिमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
इसके अलावा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ठीक है। क्वार्क के बारे में बताया, एंटी क्वार्क के बारे में बताया। इसके अलावा आपसे बात की मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात की। वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू जाना। साइज ऑफ न्यूक्लियस हमने जाना कि वो मास नंबर पर डिपेंड करती है, लीनियर वेरी करती है मास नंबर के साथ। और यहाँ से एक रिलेशन आया R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, जहाँ R0 एक एम्पेरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है। इसके अलावा हमने न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में जाना, और न्यूक्लियर डेंसिटी में हमने ये जाना कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करती। चाहे छोटे साइज का न्यूक्लियस है, बड़े साइज का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती है। फिर आइसोटॉप के बारे में जाना, जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम होता है, और प्रोटॉन नंबर सेम मतलब जेड सेम होता है, ए डिफरेंट होता है यानी मास नंबर डिफरेंट होता है, और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट होता है। आइसोबार जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है यानी मास नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, जिसका मास नंबर सेम होता है वो आइसोबार, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आइसोटोन की बात की, जिसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है लेकिन प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसके अलावा मैंने आपसे आइसोमर्स की बात की, जिसमें एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए दोनों सेम होते हैं लेकिन वो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक न्यूक्लियस जो कि उसकी अपनी ग्राउंड स्टेट में है, और वही आइडेंटिकल न्यूक्लियस उसकी मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो आइसोमर्स कहलाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।